Now today we'll start with section 304B, which is dowry death. So first we'll see the ingredients of the section, where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise को mark कर लीजिए. Then under a normal circumstance within a 7 year of her marriage. Then under normal circumstance or 7 years of her marriage को mark कर लीजिए. And it's shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment. Soon before को मार्क करिए और cruelty and harassment को मार्क करिए. By her husband or any relative of her husband or in connection with any demand for dowry, such death shall be called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. अब इसमें for the purpose of section 304B डावरी की सेम मीनिंग होगी जो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में होती है. अब सब सेक्शन 304B का कहता है whoever commits dowry death shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life. अब पहले बाकी चीज़ों को जानने से पहले ये भी जान लेते हैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में डावरी की डेफिनेशन क्या दी गई है. उसमें दी गई है डावरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one party to a marriage to the other party to the marriage, or by parent of either party to the marriage by any other person to either party to the marriage, or to any other person at or before or at the time of marriage in connection with marriage of such parties, but does not include dower or meher in case of a person to whom the Muslim personal law Shariat applies. तो इतना आपको इस डेफिनेशन में से क्या गैदर करना है. अभी आपको बस इतना समझना है कि इसमें एक प्रॉपर्टी दी जाती है या ली जाती है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी एज इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द आईपीसी वो दी जाती है या वो प्रॉपर्टी ली जाती है या वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ली जाती है बाय वन पार्टी ऑफ द मैरिज टू द अदर पार्टी ऑफ द मैरिज या बाय वन पेरेंट ऑफ आइदर पार्टी to the marriage to any other person of the either party of the marriage. Let us suppose लड़की वाले हैं, लड़की वालों ने लड़के वालों को पैसा दिया तो that would also amount to be dowry. ठीक है. अब डावरी में ज़रूरी नहीं है कि आप हस्बैंड को ही दें. अब हो सकता है लड़की के जो फादर हैं हस्बैंड को ना दे के हस्बैंड के फादर को दें या हस्बैंड की मदर को दें या हस्बैंड के ब्रदर को दें. ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सब डावरी की कैटेगरी में आती हैं. एक चीज़ पे ध्यान रखिएगा, डावरी देने वाला और डावरी लेने वाला दोनों ही पनिशेबल हैं डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में. पर डावरी की डेफिनेशन इसलिए जाननी ज़रूरी है क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि डावरी होती क्या है. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट डावरी इज़. बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप 304B का आंसर लिख रहे हैं तो आप जो डावरी की डेफिनेशन के बारे में जब भी बात करेंगे ना तो आप सेक्शन 2 ऑफ द डावरी प्रोहिबिशन एक्ट को हमेशा रेफ़र करेंगे. ठीक है, उसका मेंशन ज़रूर करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी एसेंशियल. अब डावरी की डेफिनेशन में जो मुस्लिम लॉ में मेहर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज उसको एक्सक्लूड किया गया है, दैट इज़ एक्सक्लूडेड. और उसके अलावा अगर मान लीजिए लेट अस सपोज एक पार्टी ऑफ द मैरिज दूसरी पार्टी ऑफ द मैरिज को कोई प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी देती है या अग्री करती है कि वो फ्यूचर में शादी के बाद देगी या लेट अस सपोज शादी के 1 साल बाद देगी, सो इन दैट सिचुएशन वो क्या कहलाएगा, वो डावरी कहलाएगी. तो ये सिंपल आपको डावरी के बारे में समझा रहा हूँ. वैसे तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट में अपने थोड़े नुआंसेस हैं, तो स्पेशल एनैक्टमेंट है तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट पे तो लेक्चर नहीं देना है, बट प्राइमरली आपको बस डावरी की थोड़ी वर्किंग डेफिनेशन बतानी थी, वो मैंने बता दी. फिर नेक्स्ट चीज़ जो आपको समझनी है वो क्रूएलिटी है. क्रूएलिटी क्या होती है. अब अगर आप 498A की एक्सप्लेनेशन ए और बी देखेंगे तो यू वुड अंडरस्टैंड दैट क्रूएलिटी इज़ डिफाइंड एज एनी विलफुल कंडक्ट which is of such nature as it is likely to drive a woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical of the woman. तो कोई भी ऐसा कंडक्ट जो वुमेन को हैरेस करे इस लेवल पे दैट शी कमिट सुसाइड, या कोई ऐसा हैरेसमेंट करे या कोई ऐसा कंडक्ट करे जिससे
एक ग्रेव इंजरी उसकी बॉडी पे हो या इट कॉजेज डेंजर टू हर लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, चाहे वो मेंटल फॉर्म में हो जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स होती हैं, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, तो ये क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आता है। अब हैरेसमेंट क्या होता है? ये हैरेसमेंट भी क्रूएलिटी की डेफिनेशन में आएगा एज इन आईपीसी। हैरेसमेंट ऑफ द वुमन वेयर हैरेसमेंट इज विद द व्यू of coercing her or any person related to her to meet an unlawful demand for any property or valuable security, or is on account of failure by her or any other person related to her to meet such demand। तो मतलब harassment में क्या क्या आ गया? वाइफ को अगर कोई टॉर्चर करता है बिकॉज लेट अस सपोज वाइफ के फादर ने एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो देना था वो नहीं दिया, so that would be construed as cruelty for the purpose of both 498A and both 304B in case death occurs due to this cruelty। Similarly, let us suppose husband वाइफ को harass करता है कि वाइफ अपने फादर पे प्रेशर डाले कि there is a certain property of the parent that should be transferred in the name of husband। अब इसका कोई पहले एग्रीमेंट नहीं हुआ था, but the husband is coercing the wife in order to put pressure on the parents of the wife to transfer a particular property in his name। In this situation, that would also be termed as a dowry demand and that would be considered as cruelty। ये भी cruelty की definition में आएगा। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्या cruelty होती है और क्या dowry होती है 304B में, before you start dismantling and understanding the sections and the words in its true spirit। इन वॉटन्स लॉज लेक्सिकन, डाउरी जिसको लैटिन में डॉस म्यूलियर्स भी कहते हैं, अदरवाइज कॉल्ड मैरिटेजियम और मैरिज गुड्स, देज आर दोज गुड्स विच द वाइफ ब्रिंग्स टू द हस्बैंड इन मैरिज। ठीक है, ये वॉटन्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन थी। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 304B में आपने दो सेक्शन तो जान लिए कि क्रूएल्टी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, ये आपने समझ लिया, डाउरी की डेफिनेशन कहाँ दी गई है ये आपने समझ लिया। अब 304B पढ़ा जाता है एविडेंस एक्ट के सेक्शन 113B के भी साथ। ठीक है, सो वील जस्ट रीड सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये क्या कहता है? प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ। सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ when the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such persons to cruelty or harassment or in connection with any demand for dowry, the court shall presume that such person has caused dowry death। अब explanation में इसमें लिखा गया for the purpose of this section dowry death shall have the same meaning as in section 304B of the IPC। तो 113B का प्रिजम्पशन क्या क्रिएट करता है? 113B का प्रिजम्पशन एक ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि जहाँ पे कोर्ट ने ये पाया कि वाइफ की डेथ के पहले उसको क्रूएलिटी या हरासमेंट झेलना पड़ा था। सो इन दैट सिचुएशन द कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट दिस इज़ अ केस ऑफ डाउरी डेथ, और अब ये अक्यूज्ड के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा कि वो ये साबित करे कि ही हैज़ नॉट कमिटेड डाउरी डेथ। In other words, when the charge is of section 304B and the court finds and the prosecution lays down such evidence before the court that soon before her death, उसकी मौत से पहले, वाइफ की मौत से पहले, she has been subject by such person either by husband or by his in-laws to such level of cruelty or harassment which was in connection with any demand for dowry, then the court shall presume that सच पर्सन जो अक्यूज्ड हैं कोर्ट के सामने उन्होंने डाउरी डेथ कमिट की है। अब देखिए शैल प्रिजम्पशन है, ये मैंडेटरी प्रिजम्पशन है जो कोर्ट को बनाना ही बनाना पड़ेगा, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शैल प्रिजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि ये इर्रेबटेबल प्रिजम्पशन है, इसको रेबट किया जा सकता है। बस होता क्या है इस प्रिजम्पशन की वजह से कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर हो जाता है कि वो ये बताए कि उसने डाउरी डेथ नहीं कमिट की। देखिए जनरली क्रिमिनल ट्रायल में क्या होता है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये प्रिजम्पशन होता है। 113B का जो प्रिजम्पशन है ना एविडेंस एक्ट में डाउरी डेथ को लेके, वो कार्डिनल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस को पलट देता है इस पॉइंट पे।
वो कहता है कि जहाँ पे ये एस्टैब्लिश हुआ कि द वुमन वॉज सब्जेक्टेड बाय एनी पर्सन इन क्रुएलिटी और हरेसमेंट इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट सच पर्सन हैज कॉज्ड डाउरी डेथ। तो यहाँ पे रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ है, द डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन अप्लाई हो जाती है। तो इस वजह से ये जो ओनस है अब प्रोसिक्यूशन पे नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने जहाँ इतना दिखा दिया कि द वुमन सफर्ड क्रुएलिटी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी सून बिफोर हर डेथ, अब अक्यूज्ड साबित करे कि उसने कुछ नहीं किया, उसने डाउरी डेथ नहीं कमिट किया। और अगर वो नहीं साबित कर पाया तो हीड बी कन्विक्टेड अंडर 304B, जहाँ पे इम्प्रिजनमेंट 7 साल से कम का नहीं हो सकता, पर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक का जा सकता है। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि इसमें डेथ क्यों नहीं है। ऑफ कोर्स ये तो मर्डर की भी डेफिनेशन में भी आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल ही सही होगी अगर आप ऐसी बात बोलें, क्योंकि देखिए जब भी चार्ज लगता है कोर्ट में तो एक चार्जेस नहीं लगते, बहुत सारे चार्जेस लगते हैं। 302 का भी होगा, वहाँ पे बहुत सारे चार्ज होंगे, 304B का भी होगा, हो सकता है 306 का भी हो, इफ़ लेट अस सपोज शी कमिटेड सुसाइड। प्रोसिक्यूशन को पता नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने जितने हो सकते थे अपनी तरफ से चार्ज एलेज किए, फिर कोर्ट ने वो चार्ज फ्रेम किए। अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ जिससे क्लैरिफिकेशन आपका रहे कि 302 में मैक्सिमम सेंटेंस मर्डर इसलिए क्योंकि वहाँ पे इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का जो प्रिजम्पशन है उसको अफेक्ट नहीं किया गया है। 304B में जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का इसलिए है क्योंकि 304B में व्हेन यू रीड इट विद 113B तो एक रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ बनता है, इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम सेंटेंस जो है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है। इस डिफरेंस का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे कोई सवाल पूछे ना कि 304B में लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों है और 302 में डेथ तक पनिशेबल है, ऐसा क्यों है, हमेशा ध्यान रखिएगा कार्डिनल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस ना 302 में अफेक्ट नहीं होता है, 304B का चार्ज लगता है तो उसमें अफेक्ट होता है। बिकॉज व्हेन यू रीड इट विद सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, what it does in substance that is it has the effect of altering the cardinal rule of criminal jurisprudence where the burden of proof to prove innocence is upon the accused himself. Usually in all the other offenses, unless of course there is a special statute, generally in general offenses what happens is that it is the duty of the prosecution to prove a case beyond reasonable doubt, and the court automatically and by law has to presume that the accused person is innocent. But here due to section 113B what happens is that the burden of proof is now reversed. Now it is the accused who has to prove his innocence. Alright, usually that never happens. Usually it is the duty of the prosecution, even in the murder cases, to prove that it was the accused person who committed murder and etc., and it has to prove it beyond reasonable doubt. And also, one more thing that you need to notice, that since the presumption under 113B is a mandatory presumption, shall presumption है ये, may presumption नहीं है। shall presumption की वजह से ये होता है कि कोर्ट को ये presume करना ही पड़ेगा, कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हो सकता है कि किसी केस में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाए, किसी केस में अक्यूज्ड अपनी इनोसेंस प्रूव ना कर पाए, और अगर वो अपनी इनोसेंस नहीं प्रूव कर पाता तो हो सकता है वो रॉन्गली कमिट हो सकता है कि वो रॉन्गली कन्विक्ट हो गया। सो इन दैट सिचुएशन ऐसे फेलियर ऑफ जस्टिस को बचाने के लिए लेजिस्लेचर ने अपनी विजडम में डेथ पेनल्टी यहाँ पे नहीं रखी है। ठीक है, यहाँ पे बिकॉज दे आर यूजिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एंड दे हैव अफेक्टेड द कार्डिनल रूल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दैट इज़ वाई द मैक्सिमम पेनल्टी अंडर 304B इज़ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। क्योंकि अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में रखेंगे आप उसे, तो ये हो सकता है कि लेटर सपोज आगे चल के एक नया एविडेंस आए तो हो सकता है ट्रायल कोर्ट ने उसे गलत तरीके से कन्विक्ट कर दिया हो, हाई कोर्ट ने उसे गलत तरीके से कन्विक्ट कर दिया हो, पर नए सर्कमस्टेंसेस अराइज होने में हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो उसे रिकवर कर दे। पर डेथ सेंटेंस में ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए डेथ सेंटेंस पास हो जाता है, इसमें 304B में मान लीजिए डेथ सेंटेंस होता और आदमी एग्जीक्यूट हो जाता इन परसुएंस ऑफ दैट डेथ सेंटेंस, तो फिर चाहे जितना भी नया एविडेंस आ जाए उससे कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज द पर्सन वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द एक्शन वुड डाई विद द पर्सन इटसेल्फ।
तो इसीलिए क्योंकि लेजिस्लेचर रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ की डॉक्ट्रिन लगा रहा है, अब क्योंकि 113B की वजह से 304B के चार्जेस में अक्यूज्ड को अपनी इनोसेंस साबित करनी पड़ती है, ना कि प्रोसिक्यूशन को उसकी गिल्ट साबित करनी पड़ती है। प्रोसिक्यूशन को बस इतना दिखाना पड़ता है कि डेथ अकर हुई 7 साल के अंदर, विद इन द 7 years ऑफ मैरिज, द डेथ वॉज विद अदरवाइज देन अंडर द नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस, एंड सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हरेसमेंट। जैसे ही उसने तीसरा क्राइटेरिया पूरा किया, दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी एंड हरेसमेंट, कोर्ट ऑटोमेटिकली 113B का प्रिजम्पशन ड्रॉ कर लेगा। और अब अक्यूज अगर अपनी इनोसेंस साबित नहीं कर पाया तो ऐसे केस में ही वुड बी कन्विक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, नाउ व्हाट डज द टर्म सून बिफोर हर डेथ मीन? अब लेजिस्लेचर ने कुछ बताया तो है नहीं कि कितना टर्म है, कितना पीरियड है। So the legislative object in providing such a radius of time by employing the word soon before her death is to emphasize the idea that her death should, in all probabilities, has been the aftermath of such cruelty or harassment. In other words, there should be a reasonable, if not direct nexus between the death and the dowry related cruelty or harassment inflicted on her. This view was expressed in Tarsim Singh versus State of Punjab also, and Yashoda versus State of Madhya Pradesh as well, where Supreme Court stated in Yashoda versus State of Madhya Pradesh that the determination of the period would depend upon fact and circumstances of each case. However, the expression would normally imply that there has to be a reasonable time gap between cruelty inflicted and death in question. If this is so, the legislature in its wisdom would have specified any period which would attract the provision of this section. However, there must be existence of a proximate link between the acts of cruelty along with the demand of dowry and death of the victim. For want of any specific period, the concept of reasonable period would be applicable. Thus, cruelty, harassment and demand for dowry should not be so ancient whereafter the couple and the family members have lived happily and that it would result in abuse of the said protection. Such demand or harassment may not be strictly and squarely fall within the scope of these provisions unless a definite evidence was led to show to the contrary. These matters of course have to be examined on fact and circumstances of each case. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट आपको बहुत आराम से समझा रहा है कि देखिए, लेजिस्लेचर ने 304B में ये वर्ड्स क्यों यूज़ किए कि सून बिफोर हर डेथ। कोई टाइम पीरियड क्यों नहीं प्रिस्क्राइब किया? क्योंकि इम्पॉसिबल है टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब करना। अब लेजिस्लेचर हर केस में फ्यूचर में थोड़ा नहीं देख सकता है कि हर आदमी 6 महीने 7 महीने या 3 साल के पीरियड के बाद कुछ करता है, नहीं, या कितना लिमिटेशन पीरियड होना चाहिए कि वो सून बिफोर हर डेथ में काउंट होगा, ऐसे तो कोई क्रिमिनल नहीं चलता। तो लेजिस्लेचर ने हर केस बाय केस डिसीजन पे छोड़ दिया है कि ये कोर्ट खुद देखेगा कि क्या केस के फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस में जो एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ है वो सेटिस्फाई हो गया है। अब सून बिफोर हर डेथ में ये भी चीज़ होती है कि जो लिंक है क्रूएलिटी के बीच में और डेथ के बीच में, वो टाइम पीरियड काफ़ी आसपास हो, वो टाइम पीरियड इतना पुराना ना हो कि वो एकदम बेकार हो जाए। लेट अस सपोज आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि बहुत पुराना टाइम पीरियड कैसे हो जाएगा। अब लेट अस सपोज शादी हुई 2010 में, ठीक है, और 2011 में हस्बैंड ने एक बार अपनी वाइफ से बोला कि अपने फादर से कहो कि मुझे 1 लाख रुपए दे बिकॉज आई एम मैरिड यू। दैट इज़ वेरी सिंपलिस्टिक इलस्ट्रेशन ऑफ डाउरी। वाइफ कहती है अपने फादर से, फादर मना कर देते हैं, इस बात को लेके हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा भी होता है। हस्बैंड का कंडक्ट क्रूअल माना जाएगा इस केस में और ये हैरेसमेंट होगा उसका, विच इज़ इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। अब लेट अस सपोज इस इंसिडेंट के बाद कोई भी डिमांड फॉर डाउरी नहीं हुई, दे फॉरगॉट अबाउट दिस इंस्टेंस एंड स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गया, 4 साल बीत गया, चौथे साल में द वाइफ डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब ऐसे में अब प्रोसिक्यूशन 304B का जब चार्ज लगाएगा तो उसको ये साबित करना होगा
कि जो डेथ हुई इसका कनेक्शन उस डिमांड ऑफ डाउरी से था जो 4 साल पहले हुई थी। तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में बोलेगा ये जो डिमांड फॉर डाउरी है बड़ी एंशियंट है, क्योंकि एक इंस्टेंस हुआ था, एक इंस्टेंस के बाद उसको दोबारा बोला भी नहीं गया, ना दोबारा मेंशन किया गया। बाकी कंडक्ट जो 4 साल के बीच में हुआ वो ये दिखाता है कि जो दोनों पार्टीज़ थी, हस्बैंड एंड वाइफ, वो ये इंसिडेंट पूरी तरीके से भूल के आगे की तरफ प्रोग्रेसिव हो रही थी, वो पीछे नहीं देखना चाहती थी। तो ये जो इंस्टेंस, जो आइसोलेटेड इंस्टेंस था डिमांड फॉर डाउरी का, ये ऑटोमेटिकली लाइव लिंक नहीं बन जाएगा, ठीक है। इस सिचुएशन में ये ऑटोमेटिक लाइव लिंक नहीं बनता। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन विल एक्चुअली फेल ऑन दैट इंग्रेडिएंट जहाँ पे ये बताना पड़ता है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव फॉर हर हस्बैंड। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, मैंने 4 साल का पीरियड इसीलिए लिया है क्योंकि ये 7 साल के पीरियड के अंडर आता है। तो आपको एक चीज़ को तो ध्यान में रखनी है कि डाउरी डेथ की एप्लीकेशन के लिए डेथ 7 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसी इलस्ट्रेशन को जो मैंने आपको दिया है इसको मैं थोड़ा पलट देता हूँ। अब मान लीजिए ये एक इंस्टेंस तो हुआ था पैसे को लेके, लेकिन उसके बाद भी हस्बैंड जो है ना, हर 3 महीने हर 6 महीने के बाद वाइफ को बोला करता था कि अपने पेरेंट्स से बोलो कि मुझे 1 लाख रुपए दे दें, नहीं देंगे तो मैं तुमसे झगड़ा करूँगा, नहीं देंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे मायके में वापस भेज दूँगा, ये सारी बात कहते हैं। और वो ये कंडक्ट लगातार करता ही जा रहा है। अच्छा, पहले इंस्टेंस के बाद वाइफ ने अपने फादर को कभी भी नहीं बताया कि जो हस्बैंड है अभी तक ये करता जा रहा है, ठीक है। अब वाइफ जो है काफ़ी टाइम से हैरेसमेंट झेल रही थी, कई सालों से, 3-4 महीने में हर बार वो बोलता रहता था, पर वाइफ ने कभी भी अपने फादर को नहीं बताया एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस। फिर जब तीसरे साल तक लोग पहुँचे तो वाइफ ने हो सकता है अपने नेबर से चाय पे बात करते हुए थोड़ा मेंशन कर दिया कि मेरे हस्बैंड ने वो पिछले कई सालों से मुझे इसके लिए फोर्स कर रहे हैं कि मैं अपने फादर से कह के इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाऊँ। मैंने एक बार तो कहा, मेरे फादर ने अपनी पोजीशन बताई कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं, उनके पास पैसा नहीं है, और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, पर हस्बैंड सुनने को राज़ी नहीं। हस्बैंड अभी भी मुझे वो बोलते रहते हैं, मेरे साथ झगड़ा करते रहते हैं इस बात पे। और ये जो बातें हो रही हैं नेबर और वाइफ के बीच में, अब ये उस पहले इंस्टेंस से 2 साल बाद हो रही है, मतलब वी हैव रीच्ड द 3rd ईयर, चौथे साल में वाइफ की डेथ होगी, तीसरे साल तक हम पहुंच गए। अब इसी सिचुएशन के 3-4 महीने बाद हस्बैंड फिर बोलता है वही बात कि अपने फादर से कहो। फिर अभी नेबर और वाइफ के बीच में बातचीत ज़्यादा होती हैं, वो फिर अपनी शेयर करती हैं बातें कि ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर चौथे साल में वाइफ डाइज अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस। अब जब प्रोसिक्यूशन फादर को प्रोड्यूस करेगा इन ऑर्डर टू प्रूव कि जो डेथ है इट वाज बिकॉज ऑफ द क्रूएलिटी एंड हैरेसमेंट बाय द हस्बैंड इन रिलेशन टू डाउरी, इन रिलेशन टू डिमांड फॉर डाउरी, तो ऐसे केस में जो हस्बैंड है वो तो ये बात बोलेगा ही कि ये तो एक ही इंस्टेंस था जो 4 साल पहले हुआ था, उसके बाद तो आपसे कोई बात ही नहीं की गई, ये तो 100% डिफेंस काउंसिल बोलेगा। तो ऐसे केस में अगर प्रोसिक्यूशन ने मान लीजिए उसके नेबर को प्रोड्यूस कर दिया और बता दिया उसके नेबर ने एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस बिफोर कोर्ट कि ये जो हैरेसमेंट और क्रूअल कंडक्ट था इन रिलेशन टू दैट फर्स्ट डिमांड ऑफ डाउरी वो ख़त्म नहीं हुआ था, वो चलता रहा था, तो वहाँ पे कोर्ट एक लाइव लिंक पालेगा। कोर्ट को तब दिख जाएगा कि ये जो लिंक है ना ये जिंदा है, ये कंडक्ट कंटिन्यूअस था। इन दैट सिचुएशन क्या होगा, जो हस्बैंड है कन्विक्ट हो जाएगा 304B में। 113B का प्रिजम्पशन बनेगा, हस्बैंड अगर नहीं साबित कर पाए कि डेथ उनके कारण नहीं हुई है तो इन दैट सिचुएशन ही वुड बी कन्विक्टेड अंडर 304B फॉर डाउरी डेथ, क्योंकि अब यहाँ पे डिमांड में एक प्रॉक्सिमेट लाइव लिंक है। अब यहाँ पे डाउरी को लेके क्रूएलिटी ऑफ हैरेसमेंट और जो डेथ ऑफ द वुमन जो अकर हुई है उसके बीच में एक लाइव लिंक है। दिस इज़ वाई द हस्बैंड इज़ बीइंग पनिश्ड इन दिस केस। एंड यू नो कि जहाँ पे भी ये 3rd इंग्रेडिएंट पूरा हो गया कि द वाइफ वॉज सब्जेक्ट टू क्रूएलिटी एंड हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव,
इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी, तो 113B का प्रिजम्पशन शुरू हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं इनिशियली प्रोसिक्यूशन को? पहला, डेथ ऑफ द वुमन हैज़ बीन कॉज्ड अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, चाहे वो बर्न्स हो, चाहे इंजरी हो, चाहे किसी और कॉज की वजह से हुई हो, पर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के से हट के एकदम उसकी डेथ हुई है। ये पहला इंग्रेडिएंट है। जो डेथ हुई है 7 साल के अंडर हुई है। तीसरी इंग्रेडिएंट क्या साबित करना होता है? ये तीनों सिचुएशन एक साथ चलेंगी। द थर्ड सिचुएशन दैट हैज़ टू बी प्रूव्ड दैट शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी और हरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तब 113B का प्रिजम्पशन आता है और वो कहता है कोर्ट को कि अब आप प्रेज्यूम करके चलेंगे कि अक्यूज ने डाउरी डेथ कमिट की है। ये प्रिजम्पशन कोर्ट बना लेगा। अब अगर अक्यूज नहीं साबित कर पाए या डिफेंड नहीं कर पाए खुद को या एविडेंस नहीं ऐसा दिखा पाए कोर्ट को जिससे कोर्ट इस कंक्लूजन पे आता है कि हो सकता है ही इज़ नॉट इन्वॉल्व, या वो रिबट कर देता है इस मैंडेटरी प्रिजम्पशन को बाय अड्यूसिंग हिज ओन एविडेंस, तो ही वुड बी कन्विक्टेड। या लेट अस सपोज ये प्रिजम्पशन एक बार अराइज हो गया और अक्यूज एक भी एविडेंस नहीं दे पाया, तो ही वुड बी ऑटोमेटिकली बी कन्विक्टेड बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 113B रेड विद सेक्शन 304B। ठीक है, क्योंकि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ तब अप्लाई हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये तीनों इंग्रेडिएंट एक साथ चलेंगे और प्रॉक्सिमेट लाइव लिंक होना चाहिए बिटवीन द क्रुएलिटी एंड हैरेसमेंट और डेथ ऑफ द वुमन। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक लाइव लिंक होना चाहिए। इसीलिए लेजिस्लेचर ने सून बिफोर हर डेथ का एक्सप्रेशन का यूज़ इसीलिए किया है बिकॉज both the courts and the legislature are unable to see in the future that what would happen in the future, and also they are unable to account for all the fact and circumstances of the case that may occur before it. This is why they have just used the expression soon before her death. तो एक reasonable time frame कोर्ट देखेगा, वो डिपेंड करेगा reasonable time frame upon the fact and circumstances of the case. अब जैसे कि मैंने अभी आपको एक इलस्ट्रेशन दिया था जहाँ पे डेथ 4th ईयर पे हुई थी, तो आपने देखा होगा डिमांड 1st ईयर में हुई और डेथ 4th ईयर में हुई। तो एक में फर्स्ट डिमांड के बाद जब क्रुएलिटी सीज कर गई तो 4th ईयर में जब डेथ हुई तो उसको कोर्ट नहीं मानेगा डाउरी डेथ। लेकिन जब एक कंडक्ट ऐसा रहा जो क्रुएलिटी को एक लाइव लिंक की तरह दिखाता है जो 1st ईयर से लेकर 4th ईयर तक कनेक्टेड है, सो इन दैट सिचुएशन वो भी वो जो डेथ होगी दैट वुड बी काउंटेड एज डाउरी डेथ। सेकंड जो इलस्ट्रेशन जो मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन को पलट के बताया था, तो टाइम पीरियड दोनों में ही सेम है, पर पहले इलस्ट्रेशन में लाइव लिंक आपको नहीं दिखा था और कोर्ट को भी नहीं दिखा था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन में लाइव लिंक एब्सेंट था, बट सेकेंड इलस्ट्रेशन में लाइव लिंक कोर्ट को मिल गया था फ्रॉम द फर्स्ट डिमांड ऑफ डाउरी से डेथ ऑफ द वुमन तक। वो लाइव लिंक और प्रॉक्सिमेट लिंक होना ज़रूरी है। तो अब इसमें एक चेन ऑफ जो सर्कमस्टेंसेज हैं वो भी सेटिस्फाई हो जाती हैं कि हर बार जब भी हस्बैंड एक नया डाउरी डिमांड कर रहा है तो वो अपने आप में एक प्रॉक्सिमेट कॉज होगा। ये भी जान लीजिए, लेट अस सपोज हस्बैंड ने इन 5th ईयर ऑफ मैरिज ही डिमांड्स अ कार फ्रॉम द वाइफ्स पेरेंट्स, और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अपने पेरेंट को बोलो कि मुझे एक कार दें। वाइफ रिफ्यूजेस एंड देन हस्बैंड इंडल्जेस इन अ क्रूअल कंडक्ट विद हर। हस्बैंड के जो इन लॉज हैं वो भी वुमन के साथ क्रूअल कंडक्ट में व्यवहार करते हैं। ऐसे में इफ़ द वाइफ डाइज ड्यू टू सच क्रूएलिटी, तो हालांकि ये सेम इंस्टेंस ऑफ क्रूएलिटी है और एक इंस्टेंस के बाद ही डेथ हुई है, तो वहाँ पे 304B का प्रिजम्पशन बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्रूएलिटी और डेथ के बीच में बहुत ही पास का लिंक है। तो यहाँ पे तो बहुत आसान है डिटरमाइन करने का दैट देयर इज अ प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द क्रूएलिटी एंड द डेथ ऑफ द वुमन। दैट इज़ वेरी इजी टू डिटरमाइन। तो देखिए, हमेशा जब भी आप इसके बारे में लिखेंगे तो आप कोई टाइम गैप नहीं लिखेंगे। इलस्ट्रेशन में आप टाइम गैप बता सकते हैं, 4 साल, 2 साल, 6 महीने, 2 महीने, 1 महीना, 2 दिन, ये आप इलस्ट्रेशन में बता सकते हैं। लेकिन लीगैलिटी में जब आप लिख रहे होंगे, लीगल आंसर आप लिख रहे होंगे, तो आप हमेशा प्रॉक्सिमेट लिंक मेंशन करेंगे, एक रीजनेबल टाइम फ्रेम मेंशन करेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि रीजनेबल टाइम फ्रेम 6 महीने का या 8 महीने का। नो, यू विल से दैट द एक्सप्रेशन soon before her death imply that there must be a live link or a proximate nexus between the cruelty and the death of the woman.
That is what the expression soon before her death purports to be. You may also write that there must be existence of a proximate and a life link between the effect of cruelty and the death concerned. If the alleged instance of cruelty is so remote in time and has become stale enough as to not to disturb the mental equilibrium of the woman concerned, then it would be of no consequence. ठीक है? अब कब मेंटल एक्विलिब्रियम डिस्टर्ब माना जाएगा, कब क्रुएलिटी प्रॉक्सिमेट और रीजनेबल मानी जाएगी एज टू कम विद इन द एक्सप्रेशन सून बिफोर हर डेथ, ये फैक्टर सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसका कभी भी कट एंड राइट आंसर आपको नहीं देना है. आपको ये जो लॉ सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है ऐसे ही बताएंगे आप. हाँ, इलस्ट्रेशन में बता सकते हैं कि आप अपना एक पर्सनल इलस्ट्रेशन बना लीजिए और उसमें आप ये बता दीजिए कि इस एक्सप्रेशन को, लेट अस सपोज जैसे मैंने अभी आपको दिया था, एक क्रुएल्टी का कंडक्ट सिर्फ एक बार हुआ और उसके बाद हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में उस बात का मेंशन ही नहीं हुआ. अब इस सिचुएशन में 4-5 साल बाद डेथ ऑकर हुई तो वो अप्रॉक्सीमेट लिंक नहीं माना जाएगा, वो स्टेल हो गया है. सेकेंडली, अगर इसी इलस्ट्रेशन में हस्बैंड बार बार बोलता रहा तो देखिए कंटिन्यूस कंडक्ट है. अब आपको एक लाइव लिंक मिल गया है, अब आपको एक प्रॉक्सीमेट लिंक मिल गया है क्रुएलिटी और डेथ का. तो कंटिन्यूस कंडक्ट भी आपको देखना है और आपको नियरनेस इन टाइम भी देखना है. एक दूसरा तरीका ये बताने का है कि नियरनेस इन टाइम होना चाहिए. नियरनेस इन टाइम एज टू व्हाट? नियरनेस इन टाइम एज टू डेथ ऑफ द वुमन एंड द क्रुएलिटी which was imposed upon her by the which was related to the demand of dowry. ठीक है, चाहे वो हस्बैंड करे चाहे वो इन लॉस करे, इसमें लगभग सभी लोग रोप्ड इन होते हैं जनरली. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 304B. नाउ section 304B and the cognate provisions that you see under Dowry Prohibition Act and section 113B, they are meant for eradication of a social evil of dowry which has become the bane of the Indian society and continues unabated. For eradication of social evil, effective steps can be taken by the society itself and the social sanctions of the community can be more deterrent, yet legal sanctions in form of its prohibition and punishment are some of the most essential steps in that direction. तो देखिए, सिर्फ सोशल बहिष्कार से तो आप प्रॉब्लम को एंड कर सकते हैं, पर सोसाइटी को फोर्स करने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल फर्स्ट हैव लीगल सैंक्शंस फॉर इट. इसीलिए एंटी डाउरीज लॉज क्रिएटेड है. कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू नीड टू राइट इन एग्जाम, you need to write like this: a conjoint reading of section 113B of the Indian Evidence Act and section 304B of the IPC shows that there must be material to show that soon before her death the victim was subjected to cruelty or harassment. The prosecution has to rule out the possibility of a natural or accidental death so as to bring it within the purview of death occurring otherwise than in the course of normal circumstances. तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक और बर्डन ये होता है कि इट हैज़ टू रूल आउट कि डेथ कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं थी. तो ये प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा कि कहीं डेथ एक्सीडेंटल ना हो या डेथ नेचुरल ना हो. कि लेट अस सपोज वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड शी डाइड सून आफ्टर मैरिज, तो क्या हस्बैंड और इन लॉ को आप 304B के लिए प्रोसिक्यूट कर देंगे? नो, बिकॉज इन दैट केस डेथ वॉज नेचुरल. Similarly, if a wife dies in a car accident and let us suppose the husband has not arranged that accident, तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप 304B में हस्बैंड और उसके इन लॉज को ओपन कर देंगे? द आंसर इज नो, बिकॉज दैट वाज द केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ. तो प्रोसिक्यूशन को पहले तो रूल आउट करनी पड़ेगी पॉसिबिलिटी ऑफ नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ. तभी लेजिस्लेचर ने कौन से एक्सप्रेशन का यूज़ किया है 304B में? दैट एनी बर्न्स बॉडीली इंजरी और occurs or death of the woman occurs otherwise under the normal circumstances. तो normal circumstances के beyond जाके अगर डेथ हुई है, मान लीजिए सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेज में या वाइफ ने एकदम से सुसाइड कर ली, ठीक है, या वाइफ को लेट अस सपोज बर्न कर दिया गया या वाइफ को स्टैब वूंड से मारा गया है, तो यहाँ पे जो डेथ है ना, इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में नहीं मानी जाएगी. यहाँ पे होमिसाइडल डेथ है
और यहाँ पे सस्पिशियस डेथ है, तो यहाँ पे 304B का चार्ज आराम से लग सकता है। तो प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूव करना चाहिए कि नेचुरल डेथ नहीं थी और एक्सीडेंटल डेथ नहीं थी, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन को व्हाट इट हैज़ टू प्रूव, द डेथ वाज अननेचुरल एंड द डेथ वाज, या तो डेथ वाज होमिसाइडल, आइदर द डेथ वाज अननेचुरल और द डेथ वाज होमिसाइडल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें प्रोसिक्यूशन को प्रूव करनी पड़ेगी, और ये भी पॉसिबिलिटी रूल आउट करनी पड़ेगी कि डेथ नेचुरल थी या एक्सीडेंटल थी, क्योंकि अगर नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ प्रूव हो गई तो 304B का चार्ज फेल हो जाएगा। And also the prosecution is obliged to show that soon before the occurrence there was cruelty or harassment, and only in that case the presumption operates. Evidence in that regard has to be led in by the prosecution. Soon before is a relative term, and it would depend on the fact and circumstances of each case, and no straitjacket formula can be laid down as to what would constitute a period of soon before the occurrence. It would be hazardous to indicate a fixed period, एंड दैट ब्रिंग्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। ये जो हम टेस्ट देखते हैं ना कि जो एक्सप्रेशन सून बिफोर है सेटिस्फाइड है या नहीं, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, ठीक है। सो in order to bring out the proximity test, both the proof of the offence of dowry death as well as for raising presumption under 113B of the Indian Evidence Act, both must be satisfied. The expression soon before her death used in substantive section 304B and section 113B of the Indian Evidence Act are present with an idea of proximity test. तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो आप भी टर्म्स कभी भी देखते हैं ना, soon before her death, चाहे वो 113B में हो चाहे 304B में हो, ये प्रॉक्सिमिटी टेस्ट के आइडिया को ही फॉलो करते हुए हैं। और प्रॉक्सिमिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या चाहिए, दैट देयर शुड बी अ लाइव लिंक बिटवीन द क्रुएलिटी एंड द डेथ कंसर्न। एक लाइव लिंक कोर्ट को मिलना चाहिए। अगर वो लाइव लिंक नहीं मिल पाता है, कोर्ट पाता है क्रुएलिटी बहुत एंशियंट इन टाइम है या बहुत माइनर है, एज टू नॉट डिस्टर्ब द मेंटल इक्विलिब्रियम, तो एंशियंट इन टाइम में होगा तो लाइव लिंक नहीं मिल पाएगा, तो प्रॉक्सिमिटी टेस्ट फेल हो जाएगा। इन दैट केस 304B का चार्ज और 113B का प्रिजम्पशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि सून बिफोर हर डेथ के पॉइंट पे बीट हो जाएगा वो। सिमिलरली इन अ केस ऑफ हीरा लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ NCT Delhi, this case was reported in 2003, volume number 8, Supreme Court cases, page number 80. Supreme Court, after referring to the Law Commission's report and statement of objects and reasons of the anti-dowry laws and several other provisions, it came to a conclusion that the menace of dowry is rising and the courts needs to deal with strong hands. And Supreme Court expressed a deep concern that under 304B, even after the reverse burden of proof, mostly you get acquittals because it is difficult to prove, because in that situations crimes that lead to dowry death are almost invariably committed within the safe precincts of a residential house. पहले तो house के अंदर होते हैं majority of them. The criminal is a member of the family and other members of the family are either guilty associates in the crime or are silent but conniving witness to it. तो या तो वो विटनेस होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते, या तो वो एसोसिएट होते हैं क्राइम में। तो क्योंकि घर के अंदर क्राइम होता है तो एक्स्ट्रा एविडेंस आना बड़ा मुश्किल होता है बाहर से। एंड सुप्रीम कोर्ट रिकग्नाइज्ड इन दैट केस द शैकल्स ऑफ द फैमिली आर सो स्ट्रॉन्ग दैट ट्रुथ मे नॉट कम आउट ऑफ द चेन्स। यहाँ पे कोई आई विटनेस भी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स, और अगर फैमिली मेम्बर्स ही नहीं बताते हैं क्या होगा, क्या फैमिली मेम्बर्स ऑब्वियसली अपने ही फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ गवाही तो ऑर्डिनरली नहीं देते। तो इसी सिचुएशन को मीट करने के लिए लेजिस्लेचर ने 304B IPC के साथ 113B एविडेंस एक्ट में भी जोड़ दिया था कि जनरली देयर इज अ कार्डिनल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस that a suspect in Indian law is entitled to protection of Article 20 as well as a presumption of innocence in his favor. But legislature ने ये concept of deeming fiction the doctrine of reverse burden of proof लगा दिया, और अब accused person को अपनी innocence साबित करनी पड़ेगी अगर prosecution ने basic ingredient साबित कर दिया offense के। तो basic ingredients वही जो मैंने अभी आपको 3 बताया, death should occur within 7 years of marriage, death of the woman should be otherwise than under the normal course of circumstances, and soon before her death
शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद द डिमांड ऑफ डाउरी। ये जहाँ पे प्रोसिक्यूशन ने एस्टैब्लिश किया 113B का प्रिजम्पशन शुरू हो जाएगा, और अगर वो रिबट नहीं कर पाया एक्यूज्ड या इन लॉस तो दे वुड बी लायबल। और ध्यान रखिएगा कि 113B आया ही इसलिए है 304B को असिस्ट करने के लिए, क्योंकि घर के अंदर क्राइम होता है, विटनेसेस घर वाले ही होते हैं, घर वाले एक दूसरे के खिलाफ जनरली कोर्ट में गवाही नहीं देते, तो ऐसे में हो सकता है कि अगर डाउरी डेथ कमिट हुई है तो सच बाहर ना निकले, तो इसीलिए डीमिंग फिक्शन है। तो कोर्ट ने बोला था इस केस में हीरालाल में कि या तो जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं वो खुद ही एसोसिएट होते हैं क्राइम में, वो खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि अक्सर करते हैं, या वो खुद ही कनाइविंग विटनेस होते हैं। वो साइलेंट होते हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा क्राइम में, पर विटनेस ज़रूर होते हैं, लेकिन फिर कोर्ट में आके वो कभी भी गवाही नहीं देते। सो इन दैट सिचुएशन 113B ऐड किया है लेजिस्लेचर ने इन ऑर्डर टू गेट ओवर दिस प्रॉब्लम। अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, कश्मीर कौर एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया ना, सारे जितने भी प्रिंसिपल हैं ना 304B के, वो पूरी तरीके से समराइज़ कर दिए। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई केस कोट करना हो तो आप इसी केस को कोट करेंगे, ठीक है। तो पहला है कि डेथ ऑफ द डिसीज्ड वुमन वॉज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और बॉडीली इंजरी और बाय सम सर्कमस्टेंसेस दैट वाज नॉट ऑकर्ड, ठीक है, दैट वाज नॉट नॉर्मल। दूसरा है कि डेथ ऑकर्ड विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। तीसरा है कि सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी एंड हैरेसमेंट इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि विक्टिम वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड। फिर कोर्ट ने ये भी बोला कि ये भी दिखाना पड़ेगा कि विक्टिम वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी और हैरेसमेंट बाय हस्बैंड और या उसके इन लॉज में। फिर है कि क्रूएलिटी और हैरेसमेंट शुड बी इन कनेक्शन विद द डिमांड फॉर डाउरी। देन इट सेज it should be established that the cruelty and harassment was made soon before her death. Then Supreme Court mentions that the expression soon before her death is a relative term. It would depend upon the fact and circumstances of each case, and no straitjacket formula can be laid down as to what would constitute a period of soon before the occurrence. Then Supreme Court said that it would be hazardous to indicate a fixed period and to bring the importance of the proximity test both for the proof of offence of dowry death as well as raising a presumption under 113B of the Indian Evidence Act. Then Supreme Court says that the expression soon before would normally imply that the interval should not be much between the concerned cruelty or harassment and death in question, and there must be the existence of proximate or a life link between the effect of cruelty based on dowry and the concerned death. In other words, it should not be too remote in point of time and thereby make the link a stale link. Then Supreme Court says that however the expression soon before should not given a narrow meaning which would otherwise defeat the very purpose of the provision of the act and should not lead to absurd results. Then Supreme Court says that section 304B is an exception to the cardinal principles of criminal jurisprudence that a suspect in Indian law is entitled to the protection of Article 20 of the Constitution as well as a presumption of innocence in his favor. The concept of deeming fiction is hardly applicable to the criminal jurisprudence, but in contradistinction to this aspect of the criminal law, the legislature applied the concept of deeming fiction in the provision of 304B. अभी तक सुप्रीम कोर्ट आपको वही सारी बातें बता रहे हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. Next, Supreme Court says the deeming fiction results in a presumption is however a rebuttable presumption, and the husband and his relatives can by leading their defense prove that the ingredients of section 304B are not satisfied. And the last is that the specific significance is to be attached is to the time of the alleged cruelty and the harassment to which the victim was subjected to, the time of her death, and whether the alleged demand of dowry was in connection to the marriage. Once the said ingredients are satisfied, it would be called dowry death, and the deeming fiction of law by the husband or its relatives will be deemed to have been committed the offence. तो जब भी आपको लेट अस सपोज बहुत शॉर्ट टाइम है और आपको सारे प्रिंसिपल्स समराइज़ करने हैं और सारे प्रिंसिपल्स को एक बार में रिवाइज करना है, तो आप इस जजमेंट के जो मैंने आपको स्टडी नोट्स में दे रखे हैं, कश्मीर को और स्टडी नोट्स में होगा, आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है. पर आपको पूरा स्टडी नोट का मटेरियल पूरा ध्यान से समझना होता है, ये तो समरी है.
समरी को समझने के लिए आपको पहले कंटेक्स्ट जानना होगा, तो कंटेक्स्ट को मैं आपको बता चुका हूँ, समरी आप अपने रिवीजन के लिए रेफ़र कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि 304B और 498A म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वाई एम आई मैंशनिंग दैट? श्रीमती शांति एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये पॉइंट लिया गया था कि अगर आपने 498A का चार्ज लगा दिया या 304B का चार्ज लगा दिया तो आप एक दूसरा चार्ज नहीं लगा सकते। लेट अस सपोज आपने 498A का चार्ज लगा दिया तो 304B नहीं लगा सकते, और 304B लगा दिया तो 498A नहीं लगा सकते, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मेन कंटेंशन था। अक्यूज्ड यही ग्राउंड्स ले रहे थे, अपेलेंट्स जो थे, कि ये दोनों सेक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और ये एक साथ यूज़ नहीं हो सकते। कोर्ट ने बोला कि नो, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये दोनों यूज़ हो सकते हैं, दे आर नॉट एट ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सच है कि दोनों डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस हैं। एक में मेयर हैरेसमेंट और क्रुएलिटी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी पनिश कर रही है, और एक में डाउरी डेथ हो रही है जिसकी वजह से पनिशमेंट हो रहा है। पर कोर्ट ने बोला कि जो क्रुएलिटी है वो दोनों में ही सेम है। क्रुएलिटी इज़ अ कॉमन एसेंशियल इंग्रेडिएंट टू बोथ ऑफ द ऑफेंसेस, चाहे वो 498A हो या वो 304B हो। अब कोर्ट कहता है आगे कि अंडर सेक्शन 304B it is the dowry death which is punishable and that should have been occurred within 7 years of marriage। पर 498A के लिए ऐसा कोई पीरियड नहीं बताया गया है। 498A में कोई 7 साल 10 साल ऐसा कोई पीरियड नहीं है। No such period as is mentioned in 498A, and the husband or his relative would be liable for subjecting a woman to cruelty at any time after marriage, चाहे वो जितने भी साल के बाद हो। Further, a person charged and acquitted under 304B can be convicted under 498A without a charge being there। ये CRPC वाले बैच को मैं बहुत आराम से बता चुका हूँ, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो 498A है ना, इट इज़ अ माइनर ऑफेंस। कोर्ट कह रहा है कि अगर मान लीजिए ओरिजिनल चार्ज 304B का है और 498A मेंशन भी नहीं है, तो लेट अस सपोज 304B का चार्ज फेल हो गया, उसके बाद भी आप 498A का चार्ज लगा सकते हैं उन पे, क्या कहते हैं, अक्यूज पर्सन पे। और लेट अस सपोज आपने 498A का चार्ज नहीं लगाया, पर फैक्ट कोर्ट के सामने ऐसे आ गए जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जो हस्बैंड और उसके इन लॉज हैं वो डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पर उन्होंने क्रुएलिटी तो की थी इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। तो कोर्ट इवन विदाउट द चार्ज बिंग देयर उन लोगों को कन्वर्ट कर सकता है 498A के लिए। ठीक है, ये वैसे CRPC का मैटर है। सो इफ़ यू बिलोंग टू IPC बैच, डू नॉट इस पर ज़्यादा दिमाग मत खपाइएगा, क्योंकि इसके लिए आपको सेक्शन 222 समझना पड़ता है थोड़ा ग्रेट डिटेल में। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को इनकाउंटर करें जो आपसे पूछे कि क्या 304B और 498A म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्या अगर मान लीजिए ओरिजिनल चार्ज 304B का लगा था और 498A का चार्ज नहीं था, तो क्या आप तब भी 498A के लिए अक्यूज्ड पर्सन को कन्विक्ट कर सकते हैं? ये CRPC के सवाल हो रहे हैं आपसे, इसमें IPC का ऐसा जितना सवाल नहीं, क्योंकि इसमें जो सवाल आएंगे ना वो सेक्शन 215 ऑफ द CRPC का होगा, सेक्शन 222 ऑफ द CRPC का होगा, सेक्शन 464 ऑफ द CRPC का, ये साथ में एक इंटरप्ले होगा इन लोगों का, और उसके बाद यू कम टू अ कंक्लूजन। पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अभी एक लाइन में बता दे रहा हूँ विदाउट एनी नुआंसेस बीइंग देयर, कि अगर मान लीजिए 304B का चार्ज लगाया गया है और 498A का चार्ज नहीं है, ऐसे में अगर कोर्ट के सामने ऐसे फैक्ट प्रूव हो जाते हैं जहाँ पे क्रुएलिटी और हैरेसमेंट दिखता है पर 304B के फैक्ट्स नहीं प्रूव होते, तो 498A के लिए पनिशेबल कोर्ट कर देगा। कोर्ट कैन कन्विक्ट देम ऑफ 498A। सिमिलरली अगर 304B प्रूव हो गया तो कोर्ट चाहे तो 498A के लिए भी साथ में पनिशमेंट दे दे, दैट इज़ अवेलेबल टू द कोर्ट। ठीक है, अगर इवन दो 498A का चार्ज वहाँ पे ओरिजिनली नहीं है। ठीक है, सो इट डजंट मैटर टू द कोर्ट। I will reiterate once again, under 304B it is the dowry that is punishable, but no period is mentioned under 498A regarding 7 years or 10 years। 498A में 7 साल का पीरियड नहीं है जैसा कि 304B में है। So if a person is charged and acquitted under 304B, he can be convicted under 498A without a charge being there if a case is made out, मतलब वो फैक्ट्स प्रूव हो जाएं जो 498A के इंग्रेडिएंट सेटिस्फाई करते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट फर्दर इस केस में ये भी बोल देता है कि
आप कर तो सकते हैं, पर प्रैक्टिस और प्रोसीजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और टेक्निकल डिफेक्ट को अवॉइड करने के लिए आप कोर्ट्स को बोला है कि जनरली दोनों चार्जेस फ्रेम किया करें। अगर 304B का लगाया गया चार्ज 498A का भी लगा दें, और दोनों में सज़ा हो सकती है। और उसके लिए कोर्ट को ज़रूरी भी नहीं है कि सेपरेट सेंटेंस पास करे एक 304B में और 498A में। इट इज़ नॉट नेसेसरी। कोर्ट ने इसी केस में बताया है। वाई? बिकॉज सेक्शन 304B इज़ अ सब्सटैंशिव सेंटेंस एंड इट इज़ अ मेजर ऑफेंस। तो अगर आपने उसमें अगर पास कर दिया तो 498A में आपको अलग से पास करने की ज़रूरत नहीं है। 498A में आप कब पास करेंगे? 498A में आप सेंटेंस तब पास करेंगे, लेट अस सपोज 304B का चार्ज प्रूव ही नहीं हो पाता, ठीक है, 304B का चार्ज प्रूव नहीं हो पाता, फेल हो गया, लेकिन क्रूएलिटी और हैरेसमेंट प्रूव हो गई। देखिए, क्रूएलिटी और हैरेसमेंट प्रूव होने का मतलब ये है कि जो 498A जो डिमांड कर रहा है वो प्रूव हो गया, ठीक है। उसके लिए तो सिंपली आपको क्रूएलिटी और हैरेसमेंट प्रूव करना पड़ता है। पर 304B में क्रूएलिटी और हैरेसमेंट ही प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। आपको ये भी बताना होता है 7 साल के अंदर डेथ हुई, आपको ये भी बताना होता है कि जो डेथ है और जो क्रूएलिटी जो डिमांड फॉर डाउरी से कनेक्टेड थी उसके बीच में एक लाइव लिंक था, ये भी बताना ज़रूरी है। और अगर ये दोनों चीज़ें नहीं बता पाते, ये जितने भी इंग्रेडिएंट हैं 304B के, ये सारे एक साथ प्रूव नहीं हो पाते, तो वो चार्ज फेल हो जाएगा, उस पर तो अक्यूज एक्विट हो जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट के सामने इतना मटेरियल आ गया कि क्रूएलिटी थी, क्रूएलिटी हुई है, हालांकि बहुत पहले हुई है, तो कोर्ट के पास हमेशा ये ऑप्शन है, इवन दो कि चार्ज 498A का हो ही ना हो वहाँ पे, कि उनको 498A के लिए कन्विक्ट कर दें, ठीक है। दैट ऑप्शन इज मेड अवेलेबल टू द कोर्ट। सो रिमेंबर, शांति एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये पॉइंट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि क्या 304B एंड 498A आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट सेड दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and the court can convict a person under 498A on when the original charge was under 304B, ठीक है। I'll reiterate once again. When a person is charged and acquitted under 304B, he can be convicted under 498A without a charge being there, ठीक है। And that is 498A and 304B are not mutually exclusive. इस बात पे ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ और ध्यान कि शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में हुआ क्या था। इन दिस केस इन लॉज इंसिस्टेड फॉर डावरी फ्रॉम डॉटर इन लॉ। Ultimately, what happened was that she was done to death by her and her body was cremated without sending any information to her parents or relatives. Then Supreme Court said that if it was natural death, then there was no need for the appellants to act in such an unnatural manner and cremate the body in such a great and unholy haste without even informing her parents. In the result, Supreme Court said it was an unnatural death. Either it was due to homicide or it was due to suicide. But even assuming that this was a case of suicide, even then it would be death which has occurred in unnatural circumstances. Even such a case, Section 304B is attracted, and this position is not disputed at all. In this case, Supreme Court found that the prosecution has established the case beyond all reasonable doubt. तो suicide भी 304B के एक्सप्रेशन के अंडर आता है if the prosecution is able to prove all the other circumstances that are necessary for the applicability of 304. इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सुसाइड भी कवर्ड होता है। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इस बात पे अथॉरिटी है। एक और चीज़ पे जिस पे शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अथॉरिटी है वो इस बात पे है कि 304B and 498A are not mutually exclusive. Now what is considered to be a dowry? Now dowry has been defined under Dowry Prohibition Act, वो तो ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किन किन चीज़ों को क्या क्या माना। तो लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन। इन राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, Supreme Court held that payments which are customary payments, for example given at the time of birth of a child or other ceremonies which are prevalent in the society or families to the marriage, would not be considered under the expression of dowry, ठीक है। ये जो customary payments है ना, इसको dowry नहीं मानता है कोर्ट। ये राम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में वो उसने बोला। बट इन मधुसूदन मल्होत्रा वर्सेस केसी भंडारी, Supreme Court said that furnishing a list of ornaments and other household articles such as refrigerators, furnitures, electrical appliances, etc. to the parents or guardians of the bride at the time of settlement of the marriage
prima facie would amount to demand of dowry within the meaning of section 2 of Dowry Prohibition Act. So the definition of dowry is not restricted to the agreement or demand of payment of dowry before and after the time of marriage, but even includes subsequent demands, which was the dictum of state of Andhra Pradesh versus Rajagopal Asawa. तो further demands भी आती हैं उसके अंडर. At the time of marriage में भी पेमेंट्स जो अग्रीड हुई हैं वो भी आती हैं, बट डिपेंडिंग वो किस तरीके की पेमेंट है. अब जैसे मधुसूदन मल्होत्रा में बोला गया कि अगर मान लीजिए एक साइड एक लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स बना दे कि मुझे रेफ्रिजरेटर चाहिए, टीवी चाहिए, घर चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा, ये तो प्राइमा फेसाई डाउरी में आता है. सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश वर्सेस राजगोपाल असावा में ये भी बोला कि सिर्फ एट द टाइम ऑफ मैरिज या मैरिज के बिफोर ही नहीं एक्सप्रेशन आता है. ये डाउरी जो है ये सारी सब्सिक्वेंट डिमांड्स कवर करता है अपने अंदर, विच आर मेड इवन आफ्टर मैरिज. एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, डाउरी के लिए कोई रिटन एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं होता कि रिटन एग्रीमेंट में उन्हें लिस्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स देनी पड़े. नो, दैट इज़ नॉट से. ओरल डिमांड वुड सफाइस. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. सो रिमेंबर देयर आर 3 occasions which are related to dowry. One is before the marriage, second is at the time of marriage, and third is after the marriage. The third occasion may appear to be an unending period, but the crucial words are in connection with the marriage of such parties. ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ, बस ध्यान में रखिए. अगर लेट अस सपोज यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड इट या आप जानना नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके, बट दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ रिलेटिंग टू डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट नाउ, क्योंकि वहाँ की डाउरी की डेफिनेशन रेलिवेंट है. तो 304B को समझाने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे कोर्ट ने उन सेक्शन का इंटरप्रिटेशन कैसे किया है. तो जो थर्ड ओकेजन जो है उसमें जो पीरियड नहीं बताया गया है एनी टाइम आफ्टर मैरिज, बट द क्रूशियल वर्ड्स जो सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में है वो है इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ सच पार्टीज. दिस मीन्स दैट गिविंग और अग्रीइंग टू गिव एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनी ऑफ द अबव 3 स्टेजेस विच आर बिफोर द मैरिज, at the time of the marriage or after marriage, should have been in connection with the marriage of parties. तो इन तीनों ही जो stages हैं, before the marriage, at the time of marriage और after the marriage, इनका connection एक ही चीज़ से होना चाहिए और एक चीज़ alone. It should be in connection with the marriage of the parties. There can be other instances for the payment of money or giving the property between the spouses for such like customary payments in connection with birth of a child or other ceremonies which are prevalent in the society. They are not within the ambit of dowry. Hence dowry, as is mentioned, should be any property or valuable security given or agreed to be given in connection with the marriage. And this is the dictum that applies for the interpretation of dowry under 304B as well. ये सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में हेल्ड हुआ था कि 304B में भी जो डाउरी का एक्सप्रेशन है वो आप ऐसे ही कंस्ट्रू करेंगे. ठीक है, कि कस्टमरी जो पेमेंट्स होते हैं जैसे बर्थ ऑफ द चाइल्ड या अदर सेरेमनीज में जो दिए जाते हैं वो डाउरी नहीं कहलाएंगे. जो डाउरी फॉर द पर्पस ऑफ 304B, व्हेन यू रीड इट विद डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सबसेक्शन 2, in that situation the valuable security or property given should be in connection with the marriage of the parties. अब चाहे वो before the marriage हो या वो let us suppose after the marriage हो, let us suppose it is after the marriage, then in all of these situations there should be a central point that should be connected, that is it should be in relation to the marriage. ठीक है, ये मेन पॉइंट है जिससे ये तीनों सर्कमस्टेंस हमेशा रूटेड इन होने चाहिए. अगर लेट अस सपोज ये नहीं हुआ तो फिर वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा. लेट अस सपोज इफ अ पर्सन इज पेइंग अ कस्टमरी पेमेंट विच इज़ कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, या लेट अस सपोज कुछ सेरेमनीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं जो मैरिज ऑफ द पार्टी से रिलेटेड नहीं है, उस पर पेमेंट हो रहा है, तो वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आती हैं. सिमिलरली डिक्टम ऑफ लॉ अब इन अप्पा साहेब एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी सेम है. सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यही बात बोली थी और ये बोला था कि जो कस्टमरी पेमेंट्स होती हैं विच आर इन रिलेशन टू बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, जिनका मैरिज ऑफ द पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो 304B के लिए डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. क्योंकि 304B में जो डाउरी की डेफिनेशन है इट हैज़ इट्स रूट्स इन सेक्शन 2 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और वहाँ पे
जो डाउरी है उसका जो मेन एसेंस है कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी जो दी जा रही है, इट शुड बी इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द पार्टीज, और उसके बीच में कोई कोरिलेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर वो डाउरी नहीं कहलाएगी। सिमिलरली, अ डिमांड फॉर पेमेंट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी और meeting some urgent domestic expenses or purchasing manure cannot be termed as a demand for dowry as the word is normally understood। ये भी अप्पा साहेब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर मान लीजिए हस्बैंड या इन लॉज इन सर्टेन फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी में लोन मांगते हैं या कुछ मांगते हैं, लेट अस सपोज हस्बैंड इज आस्किंग फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ हिज वाइफ ड्यू टू सम अर्जेंसी एंड सेज दैट ही विल रिटर्न इट आफ्टर अ डे और टू या आफ्टर हिज सैलरी अराइज, तो वो डाउरी की डिमांड नहीं कहलाएगी। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनरली ये नहीं माना जाएगा। अ डिमांड फॉर डाउरी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी और फॉर मीटिंग सम अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ डिमांड फॉर डाउरी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए हस्बैंड इसी चीज़ को शील्ड की तरह यूज़ करे इन ऑर्डर टू यू डिफीट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ लॉ एंड ही इज़ फेनिंग अ डिमांड फॉर money and he is feigning that he is suffering from financial stringency and he is just using these words for the sake of using words and in actuality he is demanding dowry, then in that situation would be different। उस situation में वो डायरी में आ सकता है। बट जनरली अभी आपको क्या करना है, वो तो एक्सेप्शनल सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। जनरली आपको कंसिडर करना है, अप्पा साहेब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्या कहा गया है, अ डिमांड फॉर मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी और अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस cannot be generally be termed as demand for dowry as it is normally understood, क्योंकि इनका जो रिलेशन है ना मैरिज ऑफ द पार्टी से नहीं है, इसलिए ये जनरली नॉट कॉल्ड अ डिमांड फॉर डाउरी। सिमिलरली कस्टमरी गिफ्ट्स या बर्थ ऑफ द चाइल्ड से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं या किसी सेरेमनी से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं जिनका मैरिज ऑफ द पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो भी डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो जो डाउरी की जब भी आप डेफिनेशन की बात करेंगे, यू वुड ऑलवेज टॉक अबाउट सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट। और सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोविजन एक्ट क्या कहता है, डाउरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी गिवन और अग्रीड टू बी गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वन पार्टी to marriage to other party of marriage or by parent of either party to a marriage to any other person to either party to the marriage or any other person at or before at the time of marriage in connection with the marriage of such parties। तो यहाँ पे keywords क्या हैं डाउरी प्रोविजन एक्ट के सेक्शन 2 के keywords हैं मैरिज इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ द सेट पार्टीज, ये keywords हैं। इन कनेक्शन विद द मैरिज ऑफ सच पार्टीज, ये कीवर्ड्स हैं। और सारे जो एक्सप्रेशंस हैं ना, ये इजस्डम जनरिस के हिसाब से इंटरप्रेट होंगे। तो अगर कोई भी पेमेंट पार्टीज़ के मैरिज से कनेक्टेड नहीं है तो वो डाउरी की डेफिनेशन में नहीं आएगा, पर अगर वो है तो वो डाउरी की डेफिनेशन में आएगा। अब एक चीज़ और है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति प्रोसिक्यूट हो सकता है 304B में इवन इफ ही इज़ नॉट लीगली मैरिड टू द विक्टिम? Can a husband who is not legally married to a wife, can he be prosecuted under section 304B and section 498A of the IPC? सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया था रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम में और बोला था हाँ, they can be prosecuted. And Supreme Court said, can a person who enters in a marital arrangement be allowed to take shelter behind smoke screen to contend that since he has no valid marriage, the question of dowry does not arise? Such legalistic niceties would destroy the purpose of provisions. Such hair-splitting legalistic approach would encourage harassment to a woman over a demand for dowry. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन पे फोकस कर रहा है। And said such hair-splitting legalistic approach would destroy the very object by which such law, anti-dowry laws were enacted. So the legislative intent is clear from the fact that it is not only husband but also the relations who are covered under 498A. The legislature has also taken care of children born from invalid marriage. Can it be said that the legislature, which was conscious of the social stigma attached to the children of void and voidable marriage, closed its eyes to the plight of the woman who unknowingly or unconsciously of the legal consequence entered into a marital relationship? If such a restricted meaning is given, it would not further the legislative intent. On the contrary, it would be against the concern shown by the legislature for avoiding the harassment to a woman
over the demand for dowry in relation to marriages. So Supreme Court said it would be appropriate to construe the expression husband to cover person who enters into a marital relationship under the color of such proclaimed or feigned status. Feigned का मतलब let us suppose a person is pretending. The pretended status of a husband subjects the woman to concerned cruelty or coerces her in any manner or for any purpose enumerated in the relevant provisions, either under section 304B or 498A, whatever be the legitimacy of the marriage itself for the limited purpose of 498A and 304B of the IPC, such husband would be prosecuted for 304B as well and 498A. ठीक है, तो अगर हस्बैंड जो प्रिटेंडेड रिलेशनशिप में है, जो जानता है कि ही इज़ नॉट लीगली मैरिड टू द प्रोसिक्यूट्रिक्स और द वाइफ एंड he indulges into the offences as mentioned under 498A of the IPC or 304B, वो तब भी prosecute होगा even though he was not the legally wedded husband. ये जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने किया है इसको कहा जाता है पर्पसिव कंस्ट्रक्शन. ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव ऑब्जेक्ट का पर्पसिव कंस्ट्रक्शन किया है जिससे जिस पर्पस के लिए लॉ आया है वो पर्पस अचीव कर पाए. इस इंटरप्रिटेशन को जो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम में किया गया है, दिस इज कॉल्ड द पर्पसिव इंटरप्रिटेशन. अब एक और पॉइंट आता है कि जो डेट ऑफ मैरिज है ये कौन एस्टैब्लिश करेगा. द डेट ऑफ मैरिज 7 ईयर्स है ना 304B में, 7 ईयर्स ऑफ मैरिज के अंडर ही डेथ होनी चाहिए तभी 304B अप्लाई करेगा. तो जो डेट ऑफ मैरिज है ये प्रोसिक्यूशन को एस्टैब्लिश करना होगा. दिस हैज़ टू बी एस्टैब्लिश बाय द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ कि जो डेथ हुई है वो 7 साल के अंदर हुई है. ये बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे नहीं है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे टू एस्टैब्लिश दैट द डेथ अकर्ड विद इन 7 ईयर्स ऑफ मैरिज. एक पॉइंट और भी जान लीजिए, क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के कारण, लेट अस सपोज हस्बैंड की एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, उसकी वजह से वाइफ को मेंटल क्रुएल्टी होती है और उस मेंटल क्रुएल्टी की वजह से वो सुसाइड कर लेती है, तो क्या बोला जा सकता है कि द हस्बैंड हैज़ अबेटेड हर सुसाइड? इसका भी आंसर आप जान लीजिए, जनरली नो है. एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर से would not come within the ambit of 498A of the IPC. ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है in the case of KV प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एज वेल एंड ऑल्सो इन घूसा भाई रयसेंगन भाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. दोनों में यही बात बोली है कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बाय इट सेल्फ नहीं आता है क्रुएलिटी की कैटेगरी में, आइदर अंडर 498A और फॉर द पर्पस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड. Extramarital relationship no doubt is an illegal or immoral act, but the ingredients are to be brought home so that it would constitute a criminal offense. तो 304B या अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में अगर कोई ले जाना चाह रहा है इस केस को तो उसके इंग्रेडिएंट्स आपको सेटिस्फाई करने ज़रूरी हैं. सिर्फ इस बात को कहने से कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो गई हेंस आप मेंटल क्रुएलिटी या टॉर्चर प्रिज्यूम कर सकते हैं, कोर्ट बोलेगा कि नो, दैट वुड नॉट बी एन ऑटोमेटिक प्रिजम्पशन पर से विच विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ क्रुएलिटी. अगर एविडेंस बस इतना है दैट बिकॉज हस्बैंड इज सोली इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड देन देर इज सम सस्पिशन इन द माइंड ऑफ वाइफ, then can it be regarded as cruelty that would attract the ingredients of either 304 or section 306 for the abetment of suicide or for the section of 498A? The answer is no. extramarital relationship पर से नहीं करेगी. अगर ये दिखाया जाता है कि जो वुमन है उस पे क्रुएलिटी इन्फ्लिक्ट की जा रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हस्बैंड इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो वाइफ पे क्रुएलिटी लगाना चाह रहा है या वाइफ को टॉर्चर करना चाह रहा है, हैरेसमेंट करना चाह रहा है, ओनली इन दैट सिचुएशन वहाँ पे क्रुएलिटी मानी जाएगी. बट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पर से क्रुएलिटी नहीं मानी जाती है. ठीक है, यू शुड ऑलवेज बी क्लियर इन दिस कि लेट अस सपोज वाइफ को एक अफवाह सुनने को मिल गई कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और ड्यू टू दैट शी वॉज अंडर अ सीवियर मेडिकल ट्रॉमा एंड शी कमिटेड सुसाइड. Can you say that it was the husband who abetted the suicide of the wife? Can you say it is the cruelty as it is envisaged under 498A? Not by itself, पर से नहीं होती. यहाँ पे प्रोसिक्यूशन को बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा. जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंसेस हैं 498A में या 306 में या 304B में, ये सारे प्रूव करने पड़ेंगे उनको, तभी जाके आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को उसमें ला सकते हैं. पर से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप को कोर्ट
क्रूएलिटी नहीं मानता, वो कहता है इलीगल और इमोरल ज़रूर है, बट इट इज़ नॉट per se a cruelty as it is envisaged under 498A or satisfying the ingredients of abetment to suicide under 306 merely because husband का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि वो चाहते हैं उसकी वाइफ सुसाइड कर ले, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोर्ट प्रिजम्पशन नहीं क्रिएट करता। अब इस बात पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हाल ही में सिद्धालिंग वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी 4 पेज के जजमेंट में, छोटे से जजमेंट में, जो पहले लॉट जो ले डाउन किया गया था घासूभाई रायसिंगन चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात और के.वी. प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, उसका वायलेशन करते हुए सीधे उन्होंने कह दिया कि हस्बैंड का पर से मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, देन ही हैज़ अबेटेड हिज वाइफ सुसाइड। सिद्धालिंग वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ऐसा हुआ था। बट ये जजमेंट मैं आपको बोलूँगा, इस पर रिलाय मत करिएगा, ये जजमेंट पर इनक्यूरियम है, क्योंकि एक तो ये 4 पेज का जजमेंट था, ऊपर से ये बहुत ज़्यादा रीजनड नहीं था। साथ में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने अपने ही प्रीवियस जजमेंट्स नहीं रेफ़र किए, जो कि घूसाभाई चौरसिया से स्टेट ऑफ गुजरात में जो डिक्टम था उससे डील नहीं किया, के.वी. प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से डील नहीं किया। तो हैंस दिस जजमेंट वुड बी कॉल्ड पर इनक्यूरियम। ये पर इनक्यूरियम जजमेंट है, इस पर रिलाय नहीं करिएगा। स्टडी नोट्स में मैंने दे दिया है, पर इस पर बिल्कुल भी रिलाय मत करिएगा। यू हैव टू रिलाय फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पॉइंट ऑन के.वी. प्रकाश बाबू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका या घूसाभाई चौरसिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। ठीक है, इन दोनों जजमेंट्स पे आप रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही थरली रीजन्ड जजमेंट्स हैं एंड कंसिक्वेंटली दे ले डाउन द करेक्ट लॉ। अब मैं आपको कुछ इलस्ट्रेशन देता हूँ। जनरली लीगल पॉइंट्स जितने भी थे वो हमने डील कर लिए, लीगैलिटी डील कर ली। अब कुछ ऑल्टरेशन ऑफ चार्जेस के पॉइंट्स हैं जो आई थिंक वो कल के लेक्चर में डील करना ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि आईपीसी और सीआरपीसी का बैच मिक्स्ड है, तो सीआरपीसी बैच के लिए रिवीजन हो जाएगा और आईपीसी के बैच को कुछ नई चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जब अबेटमेंट ऑफ द सुसाइड से डील करेंगे तब हम उस पर आएंगे कि चार्जेस से कैसे डील किया जाता है। बट अब एक इलस्ट्रेशन लीजिए। एक केस में क्या हुआ था कि वाइफ को हस्बैंड और उसके इन लॉज ने डाउरी के लिए हरास किया। वाइफ डाइड अंडर अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज ड्यू टू एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग। अब ऐसे केस में जो क्रूएलिटी था और जो डेथ ऑफ द वुमेन थी, जो वुमेन की जो डेथ हुई, उसका जो लिंक था वो एस्टैब्लिश हो गया बहुत आराम से, और ये भी एस्टैब्लिश हो गया कि 7 साल के अंडर डेथ हुई थी। सो इन दिस केस, दिस वाज द केस ऑफ कुलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये इलस्ट्रेटिव केस बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर भी जो कोर्ट ने पाया कि 304B और 498 आईपीसी के पूरे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, हेंस दी appellants are to be convicted under 304B and 498A of the IPC। अब एक केस हुआ था जिसमें वाइफ अपने फादर के घर पे गई और बोलती है कि अगर डाउरी का बाकी का अमाउंट नहीं दिया गया तो फिर वो ज़िंदा नहीं बचेगी, ये बोलती है। उसके फादर को जब बताया जाता है तो वो तब भी डाउरी दे नहीं पाता है, रिमेनिंग बैलेंस अमाउंट, और उसके कुछ ही टाइम बाद वाइफ मार दी जाती है। अब इस सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इससे ज़्यादा लाइव लिंक तो और कुछ नहीं होगा। ये केस था शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, 2012 सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1818 AIR में रिपोर्ट हुआ था। वैसे ये केस हुआ था, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली, वह सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट था। उसमें सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने बोला कि फैक्ट्स जो उसके सामने आए हैं वो पूरी तरीके से 304B का चार्ज एकदम से प्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें क्या फैक्ट्स साबित हुए थे कोर्ट के सामने? पहला ये साबित हुआ था कि हस्बैंड ने वाइफ को डेजर्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। दूसरा, हस्बैंड जो वाइफ है अपने पेरेंट के यहाँ गई, और जब पेरेंट के यहाँ पे गई तो उसने बताया कि शी वॉज डिसर्टेड बिकॉज शी वॉज बीइंग टॉर्चर्ड बाय दी हस्बैंड एंड हिज इन लॉज फॉर डाउरी डिमांड्स। कई बार वाइफ ने और उसके पेरेंट्स ने इन लॉ से बात करने की कोशिश की कि आप उसको वापस ले जाइए, पर वो जाने को, उसको वापस एक्सेप्ट करने को राज़ी नहीं हुए हस्बैंड और उसके इन लॉज। वाइफ बहुत डिप्रेशन में आ गई और उसने डिप्रेशन में एक अपना डाइंग डिक्लेरेशन लिखा और उसमें बता दिया कि डाउरी को लेकर डिमांड होती थी, मुझे ये लोग टॉर्चर करते थे, उसने सारी चीज़ें बताई, एंड शी कमिटेड सुसाइड आफ्टर दैट। जब ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएलिटी, हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्रूएलिटी और डेथ ऑफ द वुमेन के बीच में एक लाइव लिंक पाया,
और डाइंग डिक्लेरेशन को एज इट इज़ कंस्ट्रू किया और हस्बैंड को 304B में लाइबल पाया। अब ये केस 1997 में रिपोर्ट हुआ था क्रिमिनल लॉ जर्नल में, इफ़ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। ठीक है, तो ये सब आपकी इलस्ट्रेशन के लिए कि कहाँ पे लाइव लिंक था, कहाँ पे नहीं पाया गया। तो बेसिकली आपको इस पूरी चीज़ में क्या किस पे ध्यान देना है, आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि डाउरी में लाइव लिंक कैसे आप कंस्ट्रू करेंगे। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से प्रूव करने हैं, जैसे कि अभी मैंने इतने केस लॉ में बताया। आपको ये समझना है कि डाउरी क्या होती है क्या नहीं होती है, आई हैव टोल्ड यू। फिर कश्मीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का क्या रेशियो था, ये मैंने बता दिया कि क्या उसमें समरी थी, दैट आई हैव टोल्ड यू। फिर क्या 304B और 498A म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं या नहीं, वो भी बता दिया। फिर क्या सुसाइड 304B के एक्सप्रेशन में कवर्ड होती है या नहीं, आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट। फिर आपको रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम का भी रेशियो आई थिंक सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर दिया कि अगर हस्बैंड लेट अस सपोज लीगली मैरिड नहीं है और वो इंडल्जेस इनटू ऑफेंस ऑफ 498A एंड 304B, तो ऐसे केस में उसके लिए प्रोसिक्यूट हो सकता है इवन दो ही इज़ नॉट अ लीगली मैरिड हस्बैंड। क्योंकि अगर ऐसा डिफेंस अलाउ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो जिस पर्पस से एंटी डाउरी लॉज आए हैं वो डिफीट हो जाएंगे। तो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन किया था 304B 498A और बाकी के डाउरी लॉज का। तो यू शुड ऑल्सो कीप दैट इन माइंड। ये जो रीमा अग्रवाल वर्सेस अनुपम का जजमेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी समरी प्रिंसिपल्स के लिए आपको ऑब्जेक्ट ध्यान में रखना है, जो मैंने लेक्चर की शुरुआत में बताया था। साथ में आपको इस पे ध्यान देना है कि जो प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, ये केस बाय केस बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है, फैक्टर सर्कमस्टेंसेज में देखा जाता है। क्विक रिवीजन के लिए आप कश्मीर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का रेशियो रेफ़र कर सकते हैं, जो स्टडी नोट्स में दिया गया है। उसमें सारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं समराइज़ कर दी गई हैं। शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा को इस पॉइंट पे याद रखिएगा कि एक तो 304B और 498A म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, और दूसरा इस पॉइंट पे ज़रूर याद रखिएगा कि जो सुसाइड है वो भी कवर्ड होता है 304B के एक्सप्रेशन में। ठीक है, इस बात पे आप शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में रेफ़र कर सकते हैं। कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी इस पोजीशन को अप्रूव करता है, और साथ में सतवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब भी इस बात पे अथॉरिटी है कि सुसाइड इज़ कवर्ड विद इन द एक्सप्रेशन ऑफ 304B। क्योंकि किस एक्सप्रेशन में कवर होता है, अननेचुरल डेथ ऑकरिंग अदरवाइज अंडर द कोर्स ऑफ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इस एक्सप्रेशन के अंडर वो कवर होता है। सो इन अदर वर्ड्स, एक्सप्रेशन अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस वुड मीन डेथ नॉट इन यूजुअल कोर्स बट अपेरेंटली अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस इफ़ इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय बर्न और इंजरी। बर्न और इंजरी के लिए तो अलग से बता दिया है, बट फिर अदरवाइज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंस भी जो लेजिस्लेचर ने 304B में बताया है, उसने पूरा स्कोप एक्सपैंड कर दिया है कि भाई इसमें सुसाइड भी आ सकता है अगर वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है। नाउ टुमारो व्हाट we'll deal with abatement of suicide under section 306 and 305। फिर उसके केस लॉज देखेंगे। डाउरी डेथ को लेके थोड़ी टेस्टिमनीज़ पे भी कंसिडर करेंगे कि एविडेंशरी वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है, क्या क्या एविडेंसेस देखे जाएंगे, और सम अदर एक्स्ट्रा प्रोविजंस विल डील विद। उसके बाद जितने भी नुआंस सेक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक होगा दैट विल कम under the topic of, I think that would be the topic of 375, and after that the offences against the human body is not very nuanced after that topic, and then we'll come on theft, criminal misappropriation, dacoity and etc. So that is all for today. We will deal with other provisions in the sequence tomorrow.